जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूँ और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, भारतीय वायुसेना अब Su-57E स्टेल्थ फाइटर जेट को सीधे खरीदने पर विचार कर रही है और ये कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि भारत का एम का प्रोजेक्ट अभी डेवलप हो रहा है और इसे बड़े पैमाने पर बनाने में अभी कुछ वक्त और लगेगा। भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन संख्या लगातार कम हो रही है। इस कमी को पूरा करने के लिए इंडियन एयरफोर्स रशिया से 40 से 60 Su-57E विमान सीधे खरीदने की योजना बना रही है ताकि चाइना के J-20 और पाकिस्तान के J-35A स्टेल्थ फाइटर जेट्स का मुकाबला किया जा सके। इवन यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स इसे स्टॉप गैप सॉल्यूशन के तौर पर देख रही है, मतलब जब तक भारत का एम का नहीं आता तब तक Su-57E कुछ स्क्वाड्रन्स की कमी पूरी करेगा। इसका मकसद है तेजी से डिलीवरी हो, आधुनिक तकनीक का फायदा मिले और दो फ्रंट वार के खतरे से निपटा जा सके। इवन दोस्तों, रशिया भारत को ऑफर दे चुका है कि HAL के नासिक प्लांट में वो इन्हें स्थानीय रूप से बना सकता है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने साफ कहा है कि इतने बड़े स्तर पर अभी प्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। फिलहाल 36 से 40 फाइटर जेट सीधे रशिया से खरीदे जा सकते हैं। बाद में अगर जरूरत हुई तो लोकल प्रोडक्शन पर विचार किया जा सकता है। इंडियन एयरफोर्स चाहती है कि Su-57E में उत्तम ISRR, भारतीय मिशन कंप्यूटर और अस्त्र मिसाइलों के साथ इसे अपग्रेड किया जाए ताकि ये भारत की मौजूदा सिस्टम से जुड़ सके। और इवन दोस्तों, यहाँ पर हर Su-57E की अनुमानित कीमत करीबन 80 से 100 मिलियन डॉलर हो सकती है। 40 से 60 विमानों की डील लगभग 3 से 6 अरब डॉलर तक हो सकती है, जो इंडियन एयरफोर्स के बजट के भीतर मानी जा रही है। इवन दोस्तों, भारतीय वायुसेना के पूर्व प्रमुख एयर चीफ मार्शल BS धनोआ ने इस मुद्दे पर भी अपना एक विचार रखा है और उन्होंने कहा कि भारत सरकार को उन्होंने Su-57 खरीदने पर अपनी राय दी थी, लेकिन ये जानकारी क्लासिफाइड है। धनोआ जी के समय में भारत ने रशिया के साथ FGFA प्रोजेक्ट छोड़ा था क्योंकि तब तकनीकी और लागत से जुड़ी कई दिक्कतें थी, लेकिन अब रशिया फिर से भारत को ये विमान बेचने का प्रस्ताव दे रहा है, साथ ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लोकल मैन्युफैक्चरिंग का ऑफर दे रहा है। यहाँ पर फायदे भी हैं, नुकसान भी है। फायदा है कि फाइटर जेट जो Su-57E है सुपर क्रूज, सेंसर फ्यूजन और भारतीय हथियारों से लैस होगा, लेकिन दिक्कत यह है कि इसकी स्टेल्थ क्षमताएं F-35 से कम है। इंजन अभी टेस्टिंग में है। कीमत हालांकि यहाँ पर F-35 से ये सस्ता है, लेकिन नुकसान ये है कि हमारी रशिया पर निर्भरता तो रहेगी, साथ ही साथ पश्चिमी प्रतिबंधों का खतरा हो सकता है। इवन इसका ये फायदा भी है कि दो फ्रंट वॉर में ये बहुत बड़ा भारत को फायदा देगा। दूसरी बात यह है कि इसके जरिए शायद हमारा EMC प्रोजेक्ट धीमा पड़ सकता है। इंडियन एयरफोर्स की अभी असली प्राथमिकता राफेल, तेजस और AMC है, लेकिन Su-57E को एक स्मार्ट ब्रिज के रूप में देखा जा रहा है, जो कि आने वाले 5 से 7 वर्षों में इंडियन एयरफोर्स की ताकत को बनाए रखेगा। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों, भारत की प्राइवेट सेक्टर कंपनी एना ड्रोन सिस्टम्स ने अपना एक अनमैन्ड एरियल प्लेटफॉर्म डेवलप करना शुरू किया है। इस ड्रोन का नाम दोस्तों अभय रखा गया है, जो कि एंटी रडार डिकॉय, स्वामिंग, एक्टिव जैमिंग, चैफ डिस्पेंसर, एडेप्टिव RCS मॉडल, सीड आदि इसकी विशेषताएं हैं, यानी कि सेपरेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस। इसकी रेंज 500 किलोमीटर है, इंड्योरेंस 1 घंटे से ज्यादा का है, सर्विस सीलिंग 30,000 फीट से ऊपर है। भारतीय वायुसेना ने दोस्तों एक बड़ा फैसला किया है। लगभग 200 Su-30 MKI फाइटर जेट्स को एक बड़ा अपग्रेड किया जा रहा है। इस प्रोग्राम का नाम आप सब जानते हैं, सुपर सुखोई है। कभी कभी इसे सुपर 30 भी कहा जाता है। यह अपग्रेड 3 फेजेस में होगा। पहले फेज में 84 जेट्स आएंगे और बाकी के विमान इसमें शामिल होंगे। इस अपग्रेड में पुराने Su-30s को 4.7 जनरेशन जितना आधुनिक बनाया जाएगा, यानी कि ये अब बहुत ज्यादा ताकतवर और आधुनिक होंगे। इनमें नया रडार, विरूपाक्ष गैलियम ISRR होगा। इसके अलावा इसके कॉकपिट में वाइड एरिया डिस्प्ले लगेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी ये लैस होगा। इवन डिफेंस के लिए इसमें एक अलग से एयरबॉर्न सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पॉड भी लगेगा। इसके अलावा फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर्स का भी इसका अपग्रेड होगा। पुराना IRST हटाकर तेजस Mark II का नया IRST इसमें लगाया जाएगा। HAL की नासिक यूनिट 2030 के बाद पहले 84 विमानों का काम शुरू करेगी। 2035 तक सालाना 12 से 15 फाइटर जेट्स को अपग्रेड किया जाएगा और इसका इंजन ओवरहॉल भी किया जाएगा। मतलब साफ है कि Su-30 MKI 2050 के बाद भी सर्विस में रहेंगे, इसलिए इन विमानों को रखना इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेटेजी का बड़ा हिस्सा है। इवन दोस्तों, ट्विन सीटर कॉन्फ़िगरेशन होने से Su-30 MKI को मैन अनमैन टीमिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि जेट, ड्रोन, स्वाम और अनमैन यूनिट्स को निर्देश दे सकेगा। हथियारों में ब्रह्मोस NG, अस्त्रा VB-RAM जैसी मिसाइलें जोड़ेंगे और आगे भी जो नई मिसाइलें बन रही है वो भी इसमें ऐड होंगी। मतलब साफ है कि सुपर सुखोई प्रोजेक्ट Su-30 को एक नया जमाने का पंख दे रहा है। तेज रडार, स्मार्ट कॉकपिट, बेहतर सुरक्षा और ज्यादा इंडियनाइजेशन, इससे इंडियन एयरफोर्स के भारी और भरोसेमंद फाइटर जेट की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और भविष्य के खतरों से भारत बेहतर तरीके से निपट पाएगा। वही दोस्तों, भारत और रशिया के बीच एक बड़ा डिफेंस समझौता होने वाला है। दोनों देशों के बीच RVV-BD एयर टू एयर मिसाइल, जिसे कि R-37M कहा जाता है, इसकी खरीद पर सहमति बन चुकी है और ये मिसाइल भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI पर लगाई जाएगी। ये सौदा भारत की हवाई ताकत को और मजबूत करेगा, खासकर कि चाइना और पाकिस्तान से बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए। जब तक भारत अपनी लंबी दूरी के अस्त्र Mark II को पूरी तरीके से तैयार नहीं कर लेता, तब तक RVV-BD इस कमी को पूरा करेगी। और ये जो RVV-BD मिसाइल है दोस्तों, ये दुश्मनों के अवाक्स और टैंकरों जैसे लक्ष्यों को 200 किलोमीटर तक की दूरी पर मार गिरा सकती है। इसकी स्पीड मैक 6 है, यानी कि कुछ ही सेकंड में टारगेट खत्म हो जाएगा। इसमें 2 स्टेज वाला रॉकेट इंजन है,
और एक्टिव रडार सीकर भी है जो कि दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से बच सकता है। इस मिसाइल का वेट 510 किलोग्राम है, लंबाई 4 मीटर है, जिससे ये Su-30 MKI पर आसानी से लगाई जा सकती है। बता दें कि इसमें 60 किलोग्राम का हाई एक्सप्लोजिव वॉरहेड लगा है जो टकराने या पास गुजरने पर फटता है। इसकी सफलता का दर 60 से 80% तक माना जाता है। इसी वजह से इसे वन शॉट वन किल मिसाइल भी कहा जाता है। इंडियन एयरफोर्स अपने 260 से ज्यादा Su-30 MKI विमानों पर इस मिसाइल को लगाएगी। इससे पाकिस्तान की PL-15 और चाइना की PL-15 जैसी लंबी दूरी की मिसाइलों को सीधा जवाब मिलेगा। इस सौदे की शुरुआती कीमत दोस्तों करीबन 12,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पहले फेज में 200 से 300 मिसाइलें खरीदी जाएंगी और इन्हें भारत डायनेमिक्स लिमिटेड तैयार करेगी, वो भी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत। डिलीवरी 2027 से शुरू हो सकती है और ये सौदा भारत और रशिया के संबंधों को तो मजबूत करेगा ही। और जैसे जैसे Su-30 MKI सुपर सुखोई अपग्रेड ले रहा है, जिसमें आईएसआरआर, ब्रह्मोस 2 जैसी नई तकनीकें जुड़ रही है, उसी के साथ RVVBD उसे और भी खतरनाक हथियार बना देगी। वहीं दोस्तों भारत ने अपने मिशन सुदर्शन चक्र पर काम करना शुरू कर दिया, जिसका मकसद है पूरे भारत को AI पावर्ड नेटवर्क से जोड़कर आसमान से आने वाले हर खतरे को समय रहते पहचानना और खत्म करना। और ये मिशन दोस्तों देश भर में पैन इंडिया एयर डिफेंस शील्ड बनाएगा, जो हजारों रडार, सैटेलाइट्स और लेजर हथियारों को जोड़कर काम करेगा। इवन 6,000 से 7,000 रडार जो कि दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को ओवर द हॉराइजन से ही पहचान पाएंगे। 52 निगरानी सैटेलाइट्स जो कि अंतरिक्ष से लगातार भारत की सीमाओं और पड़ोसी इलाकों पर नजर रखेंगे। लेजर हथियार और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स जो कि आने वाली मिसाइलों, ड्रोन या हाइपरसोनिक हथियारों को हवा में खत्म कर देंगे। ये सिस्टम हमारी स्ट्रेटेजी और नागरिक ठिकानों की रक्षा करेगा और दुश्मन के हवाई खतरों को पहचान कर तुरंत खत्म करने में सक्षम होगा। मतलब साफ है, ये प्रणाली इजराइल के आयरन डोम से भी ज्यादा घातक होगी, जिसका मतलब ये है कि इसका साइज कवरेज पूरे भारत जितना विशाल होगा। इवन दोस्तों ये अन्य हथियारों के साथ भी तालमेल करेगा, जैसे QRSAM, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम और प्रोजेक्ट कुशा। पहले फेज का काम 2028 से 29 तक पूरा हो जाएगा। पूरा सिस्टम 2035 तक काम करने लगेगा। इसकी अनुमानित लागत 1.3 से 1.7 लाख करोड़ के बीच होगी। मिशन सुदर्शन चक्र भारत को दुनिया की सबसे एडवांस और आत्मनिर्भर एयर डिफेंस प्रणाली वाले देशों में शामिल भी कर देगा। यह सिस्टम रडार, सैटेलाइट्स और लेजर हथियारों को जोड़कर दुश्मन के हर हमले को आसमान में ही रोक पाएगा। वहीं दोस्तों भारत अपने तेजस मार्क 1A फाइटर जेट को और घातक बनाने जा रहा है। दरअसल HAL अब इजराइल की आइस ब्रेकर नाम की एक आधुनिक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल को इसमें जोड़ने की तैयारी कर रही है। इस मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा है, यानी कि तेजस अब दुश्मन के इलाके में घुसे बिना ही दूर से सटीक वार कर पाएगा। आइस ब्रेकर मिसाइल इसे इजरायली कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने बनाया है। ये पूरी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है। इसमें ऑल वेदर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर लगे हैं, यानी कि दिन हो या रात किसी भी मौसम में ये लक्ष्य को पहचान कर खत्म कर सकती है। इसका काम है दुश्मन के कमांड सेंटर, एयर डिफेंस सिस्टम या हाई वैल्यू वाली टारगेट्स को सटीक निशाना बनाना। तेजस मार्क 1A में ये मिसाइल लगाने से पहले इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री ने भारतीय वायुसेना के अधिकारियों को ब्रीफिंग भी दी है। इस दौरान बताया गया कि आइस ब्रेकर मिसाइल तेजस के उत्तम आईएसआरआर और डिजिटल सिस्टम के साथ आसानी से जुड़ सकती है और इंडियन एयरफोर्स अब जल्द ही लाइव टेस्ट करने की योजना बना रही है, जिसमें तेजस प्रोटोटाइप से ये मिसाइल दागी जाएगी। इससे तेजस की स्टैंड ऑफ यानी कि दूर से ही मार करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी और पायलट को दुश्मन के रडार के रेंज से बाहर रहकर हमला करने का फायदा मिलेगा। इसी के साथ ही HAL अब रैमपेज मिसाइल को भी तेजस पर लगाने का काम कर रहा है और रैमपेज ने ऑपरेशन सिंदूर में जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर भारतीय वायुसेना ने अपने 93वां स्थापना दिवस गरिमा और गौरव के साथ मनाया। समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने परेड सलामी ली और उन योद्धाओं को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा में अपना जीवन समर्पित किया। इस साल का मुख्य आकर्षण दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर रहा, जिसमें भारतीय वायुसेना ने मई 2025 में पाकिस्तान के अंदर गहराई तक सटीक हमले कर आतंकी ठिकानों और ड्रोन बेस को नष्ट किया। इस ऑपरेशन में जागवार और Su-30 MKI विमानों ने इजरायली रैमपेज मिसाइलों का सफल प्रयोग किया, जिससे भारत की स्टैंड ऑफ स्ट्राइक क्षमता का प्रदर्शन हुआ। समारोह में इंडियन एयरफोर्स की आधुनिक ताकत जैसे कि राफेल, तेजस मार्क 1A, प्रचंड और C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने शानदार उड़ान प्रदर्शन भी किया। फिलहाल ये देखिए टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।